अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फराह फारूक और प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे डॉक्टर फर्रुख सलीम और फवाद चौधरी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से हुई तीसरी मीटिंग। अब तक की कारकर्दगी वजीर आजम को कुछ खास मुतमईन ना कर सकी और वजीर आजम ने फैसला किया है कि इस किस्म के इजलास हर 2 से 3 माह के अंदर मुनक्किद किए जाने चाहिए। क्या यही है मसले का हल? आखिर हो क्या रहा है? इसके अलावा फाटा इस्लाहात होनी चाहिए। 19 अरकान इस मामले पर हो गए हैं इकट्ठे। आइन के आर्टिकल 247 और 48 में होनी चाहिए तरमीम। यह है फाटा अरकान का मुतालबा। आखिर हो क्या रहा है? इसके अलावा पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं सस्ती बिजली और गैस, मगर बदकिस्मती से अब तक कोई भी हुकूमत ठोस हल ना ढूंढ पाई। अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? आखिर हो क्या रहा है? और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, इस पर पेशरफ्त किस हद तक हुई है। इसी हवाले से आज तीसरी मीटिंग हुई थी और जो कारकर्दगी अब तक की रही है उस पर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ कुछ खास मुतमईन नहीं थे और उन्होंने इस इजलास के बाद जो गुफ्तगू की थी उसमें भी वाजे हो रहा है। हम आपको वो गुफ्तगू सुनवाते हैं। किसी जगह मुल्क में किसी सूबे में मेरी मुराद है प्रोग्रेस ज़्यादा हुई है, किसी में कम हुई है, शायद किसी में भी कुछ भी नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रेस हर जगह पे बराबर होनी चाहिए। हिस्सा अब उस नेशनल एक्शन प्लान का आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उस पर अभी फ़िलहाल को ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई जी। और जैसे कि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे वीकनेसेस हैं। 20 नुकात कितनों पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाई? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब को एहसास है कि जितनी कामयाबी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये खुशाइन है, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, खुद कम अज कम वज़ीर आज़म साहब को एहसास है। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर शुरू करें तो अगर आप इजाजत दें मुझे, तो नाकामियों पे तो आएंगे ही और मैं देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर बहुत नाकामियों की बात हो रही है। थोड़ी सी अगर इजाजत दे तो कामयाबियां भी देख लें। मेरे ख्याल में तो मसलन जो पॉइंट 17 है जो कहता है कि बलूचिस्तान जो है उसको हुकूमत को कुल्ली तौर पर बाख्तियार किया जाएगा। बलूचिस्तान अगर इस नेशनल इलेक्शन प्लान का अगर कोई, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कामयाबी हुई है अभी तक तो बलूचिस्तान में हुई है। तमाम क्रेडिट जाता है वहां के कोर कमांडर को, चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। इन लोगों ने बहरहाल बलूचिस्तान को एक बहुत ही ऐसे हालात में टेक ओवर किया था जब सब बंदे कह रहे थे गया गया गया, और आप देखते हैं वहां बड़ी स्टेबिलिटी भी आई है, वहां पर काम भी हुए हैं। सी पैक का जो इम्पैक्ट बलूचिस्तान में हमें नजर आता है, चाइना पाक कॉरिडोर का, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया कि वहां से शुरू कर लेते हैं, काफी मुझे लगता है हजारा, आपको पता है कम्युनिटी के साथ जो हो रहा था वहां पे, उसके बाद वहां पे बतदरीज कमी आई है। और अब तो जो ब्रह्मदाग बुगटी जैसे जो लोग हैं उन्होंने भी वहां पे आए हैं। अलहदगी पसंदों की कमर टूटी है, अगरचे 100% मामला ठीक नहीं हुआ। कुछ मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सिचुएशन भी बलूचिस्तान को फेवर किया, खुसूसन जब 17 पॉइंट का हम मान गए आपकी बात, ठीक है ना, 17वें पॉइंट, ठीक 17वां पॉइंट। नहीं, अब अगला पॉइंट पे आ जाए। दूसरी कामयाबी, चाहे आप उसको मुकम्मल कामयाबी दोबारा ना कहें, लेकिन बहरहाल कामयाबी हुई है, वो कराची ऑपरेशन है। कराची ऑपरेशन जो है उसके ऊपर हमें बहरहाल इसके ऊपर मामला जो है वो आगे बढ़ा है और कल हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था कि थोड़ी उसकी पॉलिटिकल और डायमेंशन 16 नंबर, लेकिन बहरहाल उसमें भी जो है वो कामयाबी हुई है। कुछ पॉइंट्स जो है वो जो बिल्कुल कह लेते फॉर्मल, मसलन फौजी अदालतें बिल आखिर बनी गई ना करते करते। उसके बाद सजाए मौत का जो मामला है उसके ऊपर फ्रैंकली वो सिंबॉलिक बात ज्यादा है। टेररिस्टों को इतनी सजाए मौतें हुई नहीं हुई, लेकिन जो सिविलियन केसेस वालों को ज्यादा हुई हैं, लेकिन बहरहाल वहां पे भी जो है वो हुई है। तीसरा जो जिसके ऊपर कामयाबी अब अगर आप कहें कि उसको भी आप समझें, वो ये है कि एक ओवरऑल चेंज जो है वो भी राहील शरीफ साहब के आने के बाद से बड़ी वाज़े तौर के ऊपर और इस हुकूमत के बाद से नजर आ रही है कि एक जो नैरेटिव है रियासत का वो बहरहाल तब्दील होता नजर आ रहा है। कंक्लूड कैसे होगा ये अब आगे चल के देखते हैं, लेकिन तब्दीली आई फॉर्म भी बन गया है। 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हवाले से भी हमने आप अभी फॉर्म कह रहे हैं बना देंगे हम और बड़े आसान हो। अच्छा चौधरी साहब, मुझे तो 14 साल की जंग के बाद 60,000 पाकिस्तानी हलाकतों के बाद
2001 से लगी हुई है पाकिस्तान में APSC समझे, उससे पहले तो माशाल्लाह। अच्छा, 60,000 हलाकतें तो हो गई। जी जी बिल्कुल। इन हलाकतों के बाद, 60,000 हलाकतों के बाद अभी तक कंफ्यूजन लगता है। आप वजीर आजम की तकरीर पे गौर करें, वो कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ज्यादातर हिस्सों पे काम नहीं हुआ। ठीक है। चौधरी निसार साहब कहते हैं मुकम्मल फतह नहीं हुई। मालूम नहीं असल में क्या कंफ्यूजन क्या है। अच्छा, चौधरी निसार साहब की आप बातें और सुने, वो कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान शिद्दत पकड़ जाएगा। नेशनल इलेक्शन प्लान की सबसे बड़ी नाकामी चौधरी निसार साहब है, खुद मुजस्सम नाकामी। सुनिए, वो कहते हैं कि शिद्दत पकड़ जाएगा इन द फ्यूचर। वो कहते हैं कि स्पीड तेज हो जाएगी इन द फ्यूचर। कहते हैं कि डेटाबेस बनाया जाएगा। मतलब आपने किया क्या में होने वाला है। एवरीथिंग इज इन द फ्यूचर। नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्टा को बिल आखिर आज उन्होंने गौर किया है कि बजट देंगे, जो आप पहले दिन से चीख चला रहे हैं कि जनाब जिस एजेंसी ने आपकी कोऑर्डिनेट करनी है उसको करें, वो आपने पहले दिन से बातें की हैं, लेकिन उसको आज चौधरी साहब, ये एक मैं पिछले कई हफ्तों से नेशनल एक्शन प्लान का मैं हर हफ्ते इसको मॉनिटर करता हूं। एक तरफ लिखा हुआ है कि पॉइंट्स क्या थे और दूसरी तरफ लिखा है कि इनकी पेशरफ्त क्या है। हर हफ्ते में इनकी पेशरफ्त देखता हूं। अदर देन जो आपने पॉइंट नंबर 17 बलोचिस्तान के हवाले से, बाकी कहीं कोई खास पेशरफ्त नजर नहीं आती किसी एक पॉइंट में भी। अच्छा, राहील शरीफ साहब के बारे में जो आपने कहा, मुझे चौधरी साहब लगता ऐसे है कि एक राहील डॉक्ट्रिन बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक कानूनी ढांचा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के आइन के तहत जिसकी जिम्मेवारी है कि उसने रियासती कारोबार चलाना है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट है, उसमें वजीर आजम का सेक्रेटेरिएट समझ लें, इंतजामिया समझ लें, और अदलिया है। वो एक शदीद बीमारी उसको हो गई, अब वो कैंसर लाहक है उसको। अब उस कानूनी ढांचे को जो रिप्लेस कर रहा है, जो राहील अपने आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ, उसके बाद से ये राहील डॉक्ट्रिन एक सामने आती है, और उसमें यह है कि एक मुतबादिल हुकुमरानी ढांचा सामने आ रहा है, जिसको आप और मैं एपेक्स कमेटी कह रहे हैं। बिल्कुल। अब उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। आपको याद होगा, एतजाज एहसन साहब भी हमारे पास आए, उन्होंने कहा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही बुनियादी फ्लॉ भी यही है, लेकिन काम वही कर रहा है। अब वो जो पुराना वाला जो आइन के तहत कानूनी ढांचा था, वो लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एटलीस्ट सिंध के हवाले से तो वो खत्म है बिल्कुल। नहीं, देखिए, पहले इससे पहले कानून में यही सारा जो आज एपिक्स कमेटी बनी है, इससे कह लें कि मिलता जुलता एक इदारा बनाया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, जिसको आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते थे। वो पहले आइन का आर्टिकल 158 के तहत उन्होंने आइन में डाला, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पर निकाल दिया उसको इधर। अब ये जो आपने बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लेके आए हैं। देखिए, इस वक्त जो एपिक्स कमेटी जो आज इसका इजलास हुआ है, और जो शायद सबसे अहम आप कह लें कि आज ये लोग बैठे हैं सारे, यही पाकिस्तान की हुकूमत है जो आज लोग बैठे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके पीछे कोई कानूनी सेक्शन नहीं है। ये जो आज एपिक्स कमेटी की अगर मीटिंग आप देखें तो ये ना इसका नोटिफिकेशन हुआ है, ये ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म साहब के पास ये सारे लोग आए हैं और उन्होंने मशवरा किया है। ये कैबिनेट भी नहीं है। अगर आप ट्रूली डेमोक्रेटिक मुल्कों में या पार्लिमानी जमहूरियत को देखें तो फिर तो ये फैसले कैबिनेट में होने चाहिए थे, लेकिन ये कैबिनेट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं है, ये इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं है। ये समझ रहे हैं? नहीं, नाकामी की वजह मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि ये एक एपिक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है, लेकिन इसका पीछे इसकी कानूनी बैकिंग कोई नहीं है। और यही हम प्रैक्टिकली फिर देखते हैं जो कराची में हुआ कि एपिक्स कमेटी के तमाम फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो सका, क्योंकि उसके पीछे कानूनी सैंक्शन नहीं। जो मुतबादिल हुक्मरानी ढांचा बनाया गया है उसके पीछे कानून नहीं है। जब तक पुलिस उसके साथ नहीं होगी, जब तक प्रोसिक्यूशन उसके साथ नहीं होगी, जब तक अदालती निजाम और खला है उस पर, तो फिर वो मंतकी अंजाम वाला जो मामला है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे इन तीन चीजों के बगैर। अच्छा, और उसके बाद फिर मामला कॉम्प्लेक्स उस वक्त हो जाता है क्योंकि अब आप लड़ाई आप कर रहे हैं एक काउंटर नैरेटिव की। आप एक खड़ा करना चाह रहे हैं पूरे का पूरा जो रियासत हमारी कम से कम 20-25 साल से जिस नैरेटिव के ऊपर अमल पैरा थी, यानी मजहब को स्टेट स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, अब हम उसको अलहदा करना चाह रहे हैं। ये एक छोटा काम तो है नहीं है। इसमें आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज है। आज भी आपने उनकी स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप उनकी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो उनको समझ नहीं आ रही वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं तमाम मदरसे सही भी हैं, लेकिन हमने मदरसों के खिलाफ एक्शन भी लेना है, नाराजगी नहीं बोलने तमाम
एनजीओ जो हैं वो सही भी हैं, लेकिन हमें एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। अच्छा, अब वो कहना बेसिकली ये चाहते हैं कि जी इनको, जिस तरह आपने कहा, नाराजगी मूल लिए बगैर हम ये सारे काम जो हैं वो कर सकेंगे। यहां पर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको फेलियर है, उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने एक्शन का एक्सटेंट क्या आना है। फौज बड़ी क्लियर है इस मामले में, लेकिन दोबारा जिस तरह हमने कहा कि चूंकि इस सारा स्पेक्ट्रम जो है उसकी लीगल बैकिंग नहीं है, लीगल बैकिंग आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री ने देनी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कंफ्यूज है, वहां पे वैक्यूम है। अच्छा, जो एपेक्स कमेटी के हवाले से मुझे फौजी तरीका कार नजर आ रहा है जो सिंध में हुआ है, वो पहला स्टेप ये होता है कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पे सियासतदानों को बताया जाता है कि आप लोग किस रास्ते में, किस सिमत में जा रहे हैं, गलत सिमत जो जा रही है उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश करें। वहां पे करप्शन का मामला भी उठाया जाता है। आपको याद होगा कि जब जनरल नवीद मुख्तार साहब ने पहली तकरीर की थी वो मई की 16 तारीख को की थी, जब उन्होंने करप्शन का जिक्र किया था, और एक महीना दिया गया था, और फिर 9/0 पे जो रेड होता है वो लगभग एक महीने के बाद जून की 15 तारीख को होता है। इस एपेक्स कमेटी में भी कुछ इस किस्म का मामला जरूर हुआ होगा। अच्छा, ये अगर आप एपेक्स कमेटी की आज की मीटिंग के जरा थोड़े सारे ताने बाने 7 तारीख पे चले जाएं। पहले सबसे पहली मीटिंग होती है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को इंटीरियर मिनिस्ट्री ने मीटिंग की, उलमा कराम को बुलाया गया, मदारिस के लोगों को बुलाया गया, और उसमें पहली बार आर्मी चीफ जो हैं वो खुद शरीक हुए। वहां पर गुफ्तगू हुई। उसके बाद वहां पर जो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको परसों अपने कॉलम में, कल कॉलम लिखा हफीज हनीफ जलंधरी साहब ने, और उन्होंने चौधरी निसार साहब की हर बात को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल इन्होंने गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये फॉर्म्स इनके गलत थे, और उन्होंने काउंटर पूरी बात कर दी। अच्छा, अब पहली बात तो ये देखें। उसके बाद अगले दिन मीटिंग होती है जो के हुई, जिसमें एटॉमिक हमारी जो नेशनल, उसके बाद कोर कमांडर्स 8 तारीख को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। 9 तारीख को हमारी जो स्ट्रेटेजिक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी मीटिंग हुई, और आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई। यानी 4 दिनों में आप देखेंगे 4 बड़ी मीटिंग्स हुई। तो इसका मतलब यह है कि आज की मीटिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी साज मीटिंग थी, जिसने आगे जाना है। अगेन दोबारा लॉ की बैकिंग नहीं है, पीछे मीटिंग। एपेक्स कमेटी में जैसे मैंने कहा कि सिंध का अगर तजुर्बा देखा जाए तो सियासतदानों को पहले ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनको बताया जाता है, और फिर उनको टाइम दिया जाता है, और अगर वो उन हदायत के ऊपर अमल ना करें, अगर अपने आप को अपनी पार्टीज के अंदर तंजीमें ना लाएं, तो फिर रेड शुरू होते हैं। फिर आपने देखा तो ये तोपों का रुख जो है ये पंजाब की तरफ आएगा, अगर सियासतदानों ने अपने आप को दुरुस्त ना किया, अपनी सिमत दुरुस्त ना की। नहीं, वो तो आ ही रहा है। राना मशहूद साहब जो है, आज उनके बारे में कहा जा रहा है, हमने तो पेशगोई पहले की हुई थी कि काफी अरसे से, कि राना मशहूद साहब, साद रफीक साहब और डॉक्टर बाबर अवान साहब, सलमान सदीक साहब, अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो हैं ये काफी हॉट वाटर में है। राना मशहूद साहब आ गए हैं। अब नंदीपुर में अगली बारी लग रही है कि बाबर अवान साहब को नोटिस इशू होने वाला है, बट ये देखते हैं नैब इनको नोटिस इशू करता है या नहीं करता। LNG की भी इंक्वायरी नैब वाले कर रहे हैं। नंदीपुर की इंक्वायरी ऑलरेडी नैब ने शुरू कर दी हुई है। तो पंजाब की तरफ तो मामला आ रहे हैं। अच्छा, अब आज की जो मीटिंग में अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो बात की, उसमें जो अब जो चौधरी निसार साहब ने जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें की हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि नई लेजिस्लेशन चाहिए फिरकावारियत को रोकने के लिए और फाइनेंसियर्स को रोकने के लिए। देखिए, मतलब हमारे पास कानून नहीं है उनको। मैं हैरान हूं भाई, एंटी टेररिज्म एक्ट में आपने इतना कुछ लिख दिया है, पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट में इतना कुछ लिख दिया, अब और क्या आपने लिखना है? उसमें लिखने से कुछ नहीं होता। रात को घर बैठ के लिख लिया करें, आराम से बैठा करें, रात को लिख लिया करें। ये लिखना नहीं है भाई, ये इंप्लीमेंटेशन की बात है। अच्छा, इलीगल वेपन्स के ऊपर आप बात करें। देखिए, पाकिस्तान में एक तो मैं सिर्फ चौधरी निसार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ एक काम कर दें फिलहाल, आप सिर्फ ये कर दें कि ऑटोमेटिक वेपन के ऊपर आप लाइसेंस कैंसिल कर दें, क्योंकि ऑटोमेटिक राइफल जो है वो असॉल्ट राइफल है। अगर जो डिफेंस राइफल होती हैं वो तो होती हैं जो ऑटोमेटिक नहीं होती, उनमें तो 12 बोर की जैसे हो गई। इनका लाइसेंस आप तमाम ये लाइसेंसेस कैंसिल करें, और ऑटोमेटिक जो आपका वेपन है वो आप उसको पहले खत्म करें। ये तमाम इलीगल वेपन आप नहीं खत्म कर सकेंगे। तीसरी बात जो ये बात करें कि हम उलमा कराम, और पहली बात तो देखें आप कि आज इतनी बड़ी बातें हुई, 2004 का फतवा अभी भी इंटरनेट के ऊपर मैं देख के आया हूं, जिसमें पाकिस्तान की फौज को कहा गया है कि जो वहां पे लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं।
आप ये फतवा फौज के खिलाफ फतवा तो हटा नहीं पा रहे, बाकी आपने जो लोगों के खिलाफ फतवे हैं उनको आपने कहां हटा? वेबसाइट पे लगा आप अभी जाके करें 2004 फतवा अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, आपके सामने फतवे खुल जाएंगे। आप ये फतवे बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद है, लेकिन आप ये फतवे जो हैं आप नहीं हटा पाते वहां से, और आप कह रहे हैं कि जी हम अगलों के, और जो आज जिन उलमाए कराम को मिले हैं आधे उलमा वो हैं जिन्होंने उन फतवों के ऊपर साइन किए हुए हैं। भाई आप उनको कहें माशाल्लाह के पहले ये फतवे तो वापस लें और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। या तो आप रियासत की रिट कायम करेंगे या आप नहीं कायम तो ये करेंगे। जो चौधरी निसार ने कहा है कि हम ताकत से जो है कुचल देंगे चैलेंज करने वालों को, तो ये सिर्फ बातें फर्क देंगे, अच्छा, फिर वही बात। हर चीज देंगे, हर चीज वो फ्यूचर टेंस में ही बात करते हैं। चौधरी निसार साहब जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो फुली तौर के ऊपर कन्विंस्ड हैं इस आइडिया से, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है। राजा जफरुल हक हो गए, चौधरी निसार साहब हो गए, ये अफगानिस्तान जहाद के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये तालिबान के कह लें कि इन्होंने बनाने वाले लोग हैं। हमें तो पता ही है जिस तरह से जब हकीमुल्लाह महसूद को ड्रोन हुआ था, आपने देखा था चौधरी निसार साहब ने किस तरह आंसू बहाए थे। चौधरी साहब, एज अ रियासत प्रॉब्लम मुझे ये नजर आ रही है कि जो कानूनी ढांचा बनाया था आइन के तहत, वो जैसे मैंने कहा बीमार है, फेल हो रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करवा, और उसके ऊपर से अवाम का एतबार भी उठ गया है और एतमाद भी उठ गया। अब उसके मुतबादिल जो हमने ढांचा क्रिएट किया है, जो एपेक्स कमेटी की शक्ल में है, उसके पीछे आपकी लॉ नहीं है, उसके पीछे अदालती निजाम नहीं है। तो ये एज ए रियासत एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा हो जाएगा कि एक जो आइन के तहत निजाम है बनाया हुआ ढांचा, उस पर आवाम का एतबार उठ गया है, एतमाद उठ गया है, और यहां पे लॉ की बैकिंग नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा से आगे चले, बाकी जो पॉइंट्स जो है जिनके ऊपर अभी बिल्कुल कामयाबी जो है मेरा ख्याल है हमें नहीं हुई, उनमें एक है अफगान मुहाजिरीन का जो मामला है। अच्छा, पहली बात तो फ्रेंकली मुझे एक बात के ऊपर तो मुझे शायद कई लोगों को पसंद ना आए, मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर ये पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो अफगान यहां पैदा हुए हैं, हमें कंसिडर करना चाहिए कि उनको पाकिस्तान की आप शरीयत दे दें, और क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा है, और हम पाकिस्तानी कनाडा में, अमेरिका में, वहां पे जब जाते हैं 15 साल रहते हैं, 10 साल रहते हैं, वो मुल्क एक्सटेंड, क्योंकि मुल्क आपकी जो इंटरेस्ट है वो डिटरमिन करता है आपकी वफादारी। जो पैदा यहाँ हुए हैं उनको शहरियत दे दीजिए, आप शहरियत दे दें, उनको यहाँ पे रखें। जो आप सलूक कर रहे हैं लोगों को यहाँ से आप सबको या तो निकाल दें, आप नहीं निकाल सकेंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी नहीं है कि आप इतने लाखों लोगों को, अच्छा फिर ये एडजस्ट हुए हैं, इनके कारोबार इधर है, इनसे बुरा सलूक करेंगे, वो लोग और टेररिस्ट बनेंगे और यहां पे तबाही फैलेगी। उनको जज़ब करने की कोशिश करें। पाकिस्तान को भी अमेरिका से या मुल्कों से एक मेल्टिंग पॉट का जो एक तस्वुर है उससे सीखना चाहिए कि आप मुल्क के अंदर लोगों को जज़ब करते हैं इस तरह के हालात में। अब आपने ले लिया इन लोगों को, यहां पे वो पैदा हो गए हैं, नस्ल दर नस्ल यहां रह रहे हैं, अगर आप कहेंगे इनको धकेल देंगे, हमारे पास अपने लिए तो वसाइल नहीं है अवाम के, हम ऐसे कोई इतने नहीं होते वसाइल। कितने लोग हैं, 10-15 लाख लोगों से पाकिस्तान ना मरेगा ना जिएगा, और हमें अपने चौधरी साहब, एक हमारे वहाँ इदारा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, वो जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज हैं उन सब की बैलेंस शीट्स मंगवाता है, सालाना ऑडिट्स होते हैं उनके। अब हमारे यहाँ जो मदारिस हैं, ये भी नेशनल एक्शन प्लान का एक हिस्सा था कि एनुअल ऑडिट्स हुआ करेंगे, और फिर सोर्स ऑफ फंडिंग उनका पता चला गया। हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये जितने भी मदारिस हैं 30,000 हो, 40,000 हो, इनका एनुअल ऑडिट हो, इनके अकाउंट स्टेटमेंट किसी के पास पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप मदारस को रिलीजियस मिनिस्ट्री से इंतजाम से निकालें और इसको प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत दें। आप पहली बात तो, मैं बारहा ये बात करता हूं और रिपीट होना, रेपिटेशन हो जाती है कि देखें जो चौधरी निसार साहब ये कहते हैं या जो बाकी लोग ये कहते हैं कि मदरसों जो है वो 90% या 97% मदरसे बिल्कुल सही हैं, 3% मदरसे प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। 100% मदरसे मसलक की बुनियाद के ऊपर हैं, ये सेक्रेटेरियनिज्म फैला रहे हैं, फिरकावारियत की सबसे बड़ी रूट कॉज जो है वो मदरसा सिस्टम और आप जब सूबाई सिस्टम में कह रहे हैं उसको अगर दे दिया तो मॉनिटर करना आसान नहीं, आप उसको प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट करें।
करिकुलम पे आ गए ना, सिलेबस वहां पे जो आपका प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन इनकी फंडिंग वाला जो हो रहा है मामला, जो उनका पैसा आ रहा देखिए है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इनको सरकारी इदारा बना दें, इनको प्राइमरी स्कूल बना दें, ताकि ये फंडिंग का मामला ही खत्म हो जाए। हमारी रियासत क्या कर रही है, ये गरीब तरीन बच्चे हैं जो जाते हैं मदरसों में, लेकिन हम दानिश स्कूलों पे तो बिलियंस रुपीस खर्च कर सकते हैं। हम मेट्रो जो है 153 की माशाल्लाह हमने शुरू कर दी, 153 अरब रुपए की, 180 अरब रुपए की जो है वो ऑरेंज लाइन शुरू कर दी है, बिलियंस ऑफ रुपीस मेट्रोज पे खर्च कर दिए हैं। लेकिन चूंकि ये गरीब तरीन बच्चे हैं, इसलिए हमारा इनके ऊपर कोई फर्ज ही नहीं है। ये बच्चे खुद ही बच्चे हों, बढ़ेंगे, बड़े हों, जैसे हों। ये जो अप्रोच है हमारी रियासत की टुवर्ड्स ऑर्फन्स, यतीमों की तरफ, लाचारों की तरफ, जिस तरह चाहते हैं उनके तालीम और नजरियात बदल दिए जाते हैं, वो फिर चारे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं ना डॉक्टर साहब। तो मेरी नजर में तो हमें मदरसों को सरकारी उसमें नेशनलाइज करना चाहिए और इनको प्राइमरी स्कूल का दर्जा देना चाहिए। जो वहां पे मौलवी हजरात पढ़ा रहे हैं, उलमा हजरात पढ़ा रहे हैं, उनको सरकारी आप टीचर भर्ती कर लें, उनको टीचर की तरह तनख्वाह दें और उनको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह से आप अपने सरकारी एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं। वगरना आपकी जो फंडिंग का मामला है, मसलन आप ये बताएं, तमाम मदरसे कहते हैं कि हम फंडिंग नहीं ले रहे, और यहां पे भी आ गया असेंबली में कि हम फंडिंग नहीं ले रहे। अब आप मुझे बताएं कि 25 लाख स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू वफाकुल मदारिस अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 अरब रुपया महीने का चाहिए। अगर आप 100 रुपया भी लगा दें इनका बच्चों के ऊपर, 2.5-3 अरब रुपया चाहिए। आप मुझे बताएं ये पैसे कहां से आ रहे हैं? मुख्तसरन डॉक्टर साहब, क्या नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी के लिए की हो सकती है जिस पर अमल दरामद किया देखिए, मामला तो नीयत का है, सियासी नीयत का मेन मामला है। ये सारी चीज़ें हमारी रियासत के इख्तियार में हैं, हमारी रियासत की काबिलियत के अंदर, कैपेसिटी के अंदर आते हैं, ये काम मुमकिन है, लेकिन सियासी नीयत मुझे लग रहा है पैदा नहीं हो रही। अच्छा, एक दोबारा से वो एतबार और एतमाद का जो फुकदान है फौजी क़यादत के दरमियान और सिविलियन क़यादत के दरमियान। सिविलियन क़यादत अमूमन ये सोचती है कि शायद फौजी क़यादत ने जो काम शुरू किया हुआ है ये करप्शन के अगेंस्ट नहीं है, ये टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ये हमारी जो टर्फ है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबिज होते चले जा रहे हैं। इदारों की आपस में एतमाद जो है वो बहाल होना चाहिए और उसी सूरत में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है, कामयाबी हासिल हो सकती है। बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तो फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे। फाटा अरकान ने मुतालबा कर दिया है आर्टिकल 247 और 48 में तरमीम का। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से। फाटा अरकान ने मुतालबा कर दिया है कि आइन के आर्टिकल 247 और 248 में होनी चाहिए तरमीम और काला कानून जो FCR का राइज है उसे खत्म होना चाहिए। इस हवाले से बात कर लेते हैं साजिद से। हमारे पास वैसे तो जो नेशनल एक्शन प्लान का जो पहले में डॉक्टर साहब हम जिक्र कर रहे थे उसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि फाटा में रिफॉर्म्स किए जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली वो भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। साहब अगर मुझे इजाजत दें, एक अहम सी खबर है, आरिफ मजीद साहब का हमने जिक्र किया था कल भी, आरिफ हमीद साहब का, सॉरी, वो MD हैं सुई नॉर्दर्न के, उनकी आज बोर्ड की मीटिंग थी और गवर्नमेंट की कोशिश थी कि बोर्ड से उनको बरतरफ करवा दिया जाए, तो वो कोशिश हुकूमत की आज कामयाब नहीं हुई और ये डिसीजन वोट जो है ये डिफर कर दिया। चलें, गुड लक आरिफ साहब, आज हो गया मामला। अच्छा, ये साजिद साहब हमारे साथ हैं, तो लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर ये है कि ये तीसरा बेसिकली बात है रिफॉर्म्स की। इससे पहले अभी जो नैप जब से आया है तो एक रिपोर्ट जो है वो दे चुके, वो एजाज कुरैशी साहब ने दी है, फाटा रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन थे वो, एक उन्होंने रिपोर्ट दी है और एक सैफरोन ने, कादर बलोच साहब जिसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। अब ये तीसरा जो बिल है, आज 19 अरकान हैं फाटा के जिन्होंने एक मुश्तरका बिल पेश किया है असेंबली में और वो कहते हैं कि आर्टिकल 247 और 248 को अमेंड किया जाए। ये हमें बता दें ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं? ये आर्टिकल्स ट्राइबल एरिया को डिफाइन करते हैं। ये कह रहे हैं कि फाटा को खत्म करके आप पाटा बना दें, यानी फेडरेशन का उसके ऊपर जो सदर का डायरेक्ट इख्तियार है उसको आप खत्म कर दें, उसके बजाय प्रोविंस का इख्तियार दे दे। सो प्रैक्टिकली ये बात कर रहे हैं कि आप प्रोविंस को में जो है वो फाटा को ये कहना चाह रहे हैं कि फाटा को और फ्रंटियर रीजन को आपस में मर्ज कर दें और इन दोनों को फिर आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में दे दें और ये पाटा बन जाएगा। ये पाटा बन जाएगा बिकॉज अभी तक तो प्रेसिडेंट डायरेक्टरेट को कर रहे हैं और नीचे अब ये वजह क्या है, ये आप सदर से फिर चला जाएगा सूबाई पार्लियामेंट के पास, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के पास। साजिद हुसैन तूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं फाटा से। बेहद शुक्रिया साजिद साहब। ये बताइए
बताइएगा, एफसीआर का निजाम सालों से राइज है, बहुत सारे लोग मुस्तफीद होते रहे, क्या अब वो मान गए हैं कि ये निजाम खत्म होना चाहिए, फाटा रिफॉर्म्स होने चाहिए? बिल्कुल, ये सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप लोगों ने जिक्र किया कि पहले मतलब जो रिफॉर्म्स हो रहे थे वो गवर्नर रिफॉर्म्स थे, उसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स किया था बल्कि वो रिफॉर्म नहीं था, वो एक किस्म का मतलब एक डायरेक्टिव थे। तो उसमें इन्होंने जो मतलब एक ही बात है उनसे ले लो, उसमें लोकल गवर्नमेंट का जो वो पंचायत ला रहे थे, तो इलेक्टेड नहीं थे, इलेक्ट बंद उसमें नहीं आने, वो सेलेक्ट बंद आने, तो उसका हम बकायद सारे पार्लियामेंटेरियन ने मतलब उसका बाइकआउट रिफॉर्म का। अच्छा, साजिद साहब की आवाज सही नहीं है, आप जरा इसको कोशिश करेंगे आवाज बेहतर हो जाए। देखिए, जो एफसीआर की आप बात कर रही है ना, ये तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की पहली स्पीच ही ये थी कि हम एफसीआर खत्म करेंगे। हमारे पास वो अगर स्पीच है, हमें तो हम अपने टीम से कहते हैं कि 2008 की बात, मैं पीछे चला गया हूं जी। फाटा में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हिस्से में है, और वॉर एंड टेररिज्म की जब अगर आप बात करते हैं या ज़रब अज़ब की जब हम बात करते हैं, मेरी नजर में वो कामयाब ही नहीं हो सकता अगर आपने फाटा को रिफॉर्म नहीं करते। देखें, हमने 2-3 चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। कराची में जो कुछ हमने कल डिस्कस किया कर चुकी है फौज, आगे क्या करेगी अनटिल एंड अनलेस पॉलिटिकल रिफॉर्म। सवात को आपने क्लियर कर दिया, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका क्लेम लिया है, लेकिन क्या हुआ? क्या पीटीआई की गवर्नमेंट को आपने हवाले कर सके हैं? नहीं कर सके। आपने एक मुतवाजी अदालती निजाम वहां बनाया हुआ है, इस्लामिक रिफॉर्म उसके नाम के ऊपर कोई बनाया हुआ है, जिसकी कोई सिर पैर नहीं है, जिसकी कोई कह लें कि कनेक्टिविटी नहीं है मेन सिस्टम के साथ। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। ये सारे रिफॉर्म्स की जो हम बात करें कहीं पे भी आसान नहीं, और फाटा ये तो फिर बहुत ही मुश्किल। नहीं, देखिए चौधरी साहब, फाटा का जो इलाका है वो सिर्फ 2% पाकिस्तान का इलाका है, और 1% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो वहां रहती है। बहुत छोटा सा मामला, इसको पाकिस्तान के साथ मर्ज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। साजिद साहब हमारे साथ दोबारा टेलीफोन लाइन। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताइए, थोड़ा समझाइएगा हमें कि आप फाटा को एरिया को अपना अलहदा प्रोविंस क्यों नहीं मांग रहे, या केपीके में इसको जम करने को क्यों नहीं मांग रहे? आप इसको पाटा क्यों बनाना चाहते हैं? सर जी, इस तरह है ना कि हमारी 3 डिमांड है। सबसे पहला डिमांड जो है ना, आर्टिकल 247 को खत्म करके फाटा को सूबे में जम किया जाए। ठीक। और दूसरा डिमांड यह है कि फाटा को अलग सूबा बनाया जाए। और तीसरा डिमांड जो है ना, फाटा इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाए। अगर इन तीनों पे हुकूमत हमारे साथ राजी होता है तो हम हर एक के लिए तैयार है। नहीं साजिद साहब, मैं समझा नहीं, आपने पहली डिमांड ये बताई कि फाटा को सूबे में जम कर दिया जाए, और फिर डिमांड है कि फाटा को अलग सूबा बना दिया जाए। तीनों में से कुछ मांगे। आप ये कह रहे हैं कि इस तरफ बढ़े, तीनों में से कोई एक चीज मान लें और हम चलें उस तरफ। बिल्कुल, उसमें यह है ना कि फाटा तो सूबा बन नहीं सकती, क्योंकि तो तीनों में से कोई एक डिमांड मान जाए। तीनों डिमांड्स नहीं है आपकी, तीनों में से एक मान जाए। अच्छा साजिद साहब, आप बता रहे हैं कि ये सूबा नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? सूबा इसलिए नहीं बन सकता कि फाटा ये साउथ वजीरिस्तान से लेकर बजावर तक एक पट्टी है। अच्छा। और हमारे अपने मतलब वसाइल भी नहीं है, हमारा मतलब है वो सिस्टम कुछ जो और बहुत ज्यादा। ठीक बात है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसमें यह भी आप समझिएगा, जो साजिद साहब जो हैं वो बता ये रहे थे कि ये एक पट्टी है, अगर आप नक्शा देख रहे थे, नक्शे में जो हमारे अभी आ भी रहा था, आप देखते हैं ये साउथ वजीरिस्तान से बाजौर तक एक पतली सी पट्टी है जो फाटा की है। अच्छा, अब ये दरमियान से केपीके से गुजर के सेटल एरिया से फिर ये उधर जाती है। अब या तो पाकिस्तान में आप छोटे प्रोविंसेस नए बनाएंगे जिसमें आप केपीके को भी डिवाइड फर्दर करेंगे, तो ये आपका साउथ वजीर एक जो एजेंसीज हैं ये मुख्तलिफ वहां के हिस्सों में शामिल हो जाएंगी। लेकिन चूंकि हम पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को, केपीके को तकसीम करने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि हमें ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल उसकी एक अलहदा बहस है। लिहाजा वो साजिद साहब ये बता रहे हैं कि ये उसमें जम हो नहीं सकता, अलहदा सूबा बन नहीं सकता, लिहाजा इसको जम ही करना पड़ेगा केपीके में। आखिर मेरे ख्याल ये 2 स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है, बजाय कि सीधा जम कर दिया जाए। ये शायद मिडवे बता रहे हैं कि पहले आप फाटा और फ्रंटियर रीजन को मिला लें, मर्ज कर दें और इसको अंडर पाटा दे दें,
और फिर शायद फ्यूचर 1-2 सालों में वो पाटा से मुकम्मल तौर पे जम कर दें। ये सूबे डॉक्टर के साहब अंदर। अगर आप देखें ना, जो केपीके है ना, इसके जो दर्रा के जो पहाड़ है, ये केपीके को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जो है वो शुमाली केपीके है और एक जनूबी इजला जिनको हम कहते हैं उसमें है। अगर आप सूबा बनाएंगे तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि हजारा वगैरह एक अलहदा सूबा बन जाएगा, जनूबी केपीके एक सूबा बन जाएगा और शुमाली केपीके के एक सूबा बन जाएगा। और ये जो ट्राइबल एरियाज हैं ये फिर उनके साथ जो है वो हो सकते हैं और ये फिर एक इलाका जो है वो पूरा बन सकता है। हजारा पोठौर एक सूबा बन सकता है और इसी तरह से जो फर्दर डिवीजन है उसकी हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, जो बिल्कुल मैं समझता हूं कि उनकी बात जायज है, साजिद साहब की और उनके जो 18 बाकी एमएनएज हैं, कोलीग्स हैं, वो कह रहे हैं भी हमें सेल्फ गवर्नेंस दें। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आप आइन की जो प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की और अदालतों की, वो आप एक्सटेंड बहुत करें जरूरी। वहां तक। आप ये देखें कि हमने 70 लाख लोगों को, एक तरफ तो आप उस दिन फिगर्स बता रहे थे कि 60,000 में से 35,000 जो लोग पाकिस्तान में हलाक हुए हैं वो टेररिस्ट हैं। हमने कराची में भी देखा। आपने देखना यह है, गौर करने वाली बात, कि हम जितने दहशतगर्द मार रहे हैं उतने ही वहां पे जो है वो और पैदा हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि आपने जो स्टेट की रिट है, हकूक हैं जो शहरियों के, वो उन तक एक्सटेंड ही नहीं हो रहे। अब आप देखें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो आपको फाटा के लिए मिले हैं, लेकिन फाटा की लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। मुझे पता है कि वहां पे जो एजेंट्स बनने के लिए, पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट होने के लिए 30-30 करोड़ रुपया जो है वो ऑफर जो है वो होती है। मुझे खुद गवर्नर सरहद थे मसूद कौसर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि एक एजेंट लगने के लिए रहमान मलिक साहब ने मुझे कहा कि जनरल कियानी साहब ने कहा ये फलाने आदमी को लगा दें। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा भी मुझे खुद ही कह देते लगाने का। तो कहते हैं मैंने फिर वो अपना जनरल कियानी साहब इत्तफाक से जो है वो आए वहां पे विजिट पे, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि वो मलिक साहब का मुझे फोन आया था, वो फलाने बंदे को लगाना है। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता ना, मैंने कहा उस पर ठीक ठाक। फिर मलिक साहब की जो है वो उनको कुट पड़ने लगी थी, बच गए। सॉरी साहब, 200 ममालिक दुनिया के जो हैं उनमें से लगभग दर्जन ममालिक ऐसे हैं जहां पे दहशतगर्दी पाई जाती है, और उनमें सब में कॉमनैलिटी ये है कि वहां पे रियासत जो है वो अपनी आवाम को इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती। वो अपनी रियासत जो है अपनी आवाम को, अपनी शहरियों को बिजली, पानी, ये वाली फैसिलिटी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज की हैं वो नहीं दे सकती। ये दहशतगर्दी जब हम फाटा के हवाले से बात करते हैं तो ये रियासत का फेलियर है कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको ना आपने इंसाफ दिया, ना आपने उनको तो पानी मुहैया किया। की मदद करते हैं, फिर इसलिए मदद करते हैं। इससे क्रिएट हो रहे हैं, हम अच्छा। दहशतगर्दी क्रिएट कर रहे हैं। दहशतगर्द जो जन्म ले रहे हैं वो रियासत की फेलियर की वजह से ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर रियासत वहां पे जाके पढ़ाई शुरू कर दे, इनको मर्ज कर दे पाकिस्तान के अंदर, मेन स्ट्रीमिंग कर दे, तो फिर ये दहशतगर्दी खुद ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। आपने गिरोह वहां पे खत्म कर लिए, आपने माफियाज वहां पे खत्म कर लिए, आपने एक जो क्रिमिनल एलिमेंट्स का एक कहले गलबा था उसको आपने तोड़ लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वहां पे जो मामूलात हैं वो बहाल हो, बाकी मुल्क जैसा निजाम हो, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल बने। और हॉस्पिटल स्कूल बनाना फ्रैंकली देखें, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये कि मैं बना दूंगा आपके लिए अलहदा चीज है, आप खुद बनाएं अपने लिए अलहदा चीज है। अगर पाकिस्तान, अगर ये फॉर्मूला होता ना कि पंजाब के लोगों ने या फौज ने जाके वहां पे बना देना है, वफाक ने बना देना है और वो कायम रहेंगे, तो ब्रिटिश दौर जो था उसमें सड़कें ज्यादा बनी है। हम कभी आजादी ना लेते, क्योंकि बरतानिया का जो दारुल की जो हुकूमत थी, मुख्तारी चाहता है, हर इंसान आजादी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मुझे मेरी मर्जी से ठीक है जो है वो अपने फंड्स को, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। और उतना ही हक केपीके के लोगों का, उतना ही हक फाटा के लोगों का है जितना वहां के रीजन के लोग अपने मुतालबात को बेहतर समझते हैं। काफी तफसील से बात हुई फाटा इस्लाहात के हवाले से। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये इस्लाहात वाकई हो पाती हैं या नहीं। बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि अवाम को सस्ती बिजली और गैस फराहम करने के वादे होते रहे, ये वादे ही रहेंगे या कभी हकीकत का रूप भी धारेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। और इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे हम तवानाई के बहरान से निपटने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, जिसका तस्करा हम वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम से भी करते रहते हैं। किस कदर कामयाब हैं ये मंसूबे, जिन पर अब तक सिर्फ बातें हुई, पैसे भी लगाए गए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है तवानाई के बहरान से हम निपट पाएंगे या सिर्फ हम सुनते ही रहेंगे कहानियां? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि तवानाई के बहरान से भुगतने के लिए हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। 23,000 मेगावाट ऑलरेडी लगे हुए हैं, सिर्फ हम चला नहीं पा रहे हैं। तो इट्स अ मैनेजमेंट इशू, रियली इट्स नॉट अ रिसोर्स। अच्छा, एक शहबाज शरीफ साहब की, वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू है जो मैं काफी
रही, मुझे समझ नहीं आई कि वो किसके बारे में कह रहे हैं, क्या इशारा करना चाह रहे हैं। आप भी सुन लें, शायद आप समझ जाएं। शफाफियत से लगाया, उसमें भी हम फिर अब कीड़े निकालें और फिर वो कहेंगे जनाब ये सड़क नहीं है, ये बिजली का मंसूबा है। अब मेहमान ने कहा, मेरे बड़े बड़े कर्म फरमा है कि हाँ मेट्रो बस भी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। तो फिर अगर ये बात फिर बड़ी दूर चली जाएगी। किस मेहमान चौधरी की साहब, बात क्या हो मामला रही है है? सड़क को बिजली का मंसूबा, क्या कंफ्यूजन है? समझ बीच आया में आपको? मेट्रो बस भी है। जी हाँ। अच्छा, ये मैनेजमेंट इशू है जिसकी तरफ आप पहले बात कर रहे थे। देखिए, हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बहुत ही प्यारे, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए और शाहजेब के प्रोग्राम में उन्होंने जब नंदीपुर के ऊपर बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आगे से जो है वो, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने हंस के कह दिया कि मेट्रो, उन्होंने तमस्खरा जरा कह लें कि उसको ऐसे उड़ा दिया कि ये वो मंसूबा तो नहीं है जो जल्दी बन जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर शदीद नाराज हैं, अंदर से इस प्रेस को वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको लताड़ दिया। लेकिन देखिए, अगर टाइम का मामला, टाइम के हवाले से कुछ कहा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो 11 महीने में मेट्रो बस बना देते हैं। नंदीपुर को लग रहे हैं 8 साल। तो पैसे भी तो वो उतनी उसी लिहाज से लगते तो हैं। उतने ही है। अच्छा, अब इशू बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि इस कैबिनेट में बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। ख्वाजा आसिफ साहब, चौधरी निसार साहब की आपस में बिल्कुल बोलचाल नहीं है। लेकिन शहबाज वो शरीफ वजीर साहब दाखिला हैं, ये वजीर पानी और दिफा बिजली, भी तो इनका है, क्या आपस में? वजीर दिफा भी तो है ना, नाम भी है। अच्छा, अब ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी निसार साहब की तरफ है और चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उधर गुड बुक्स में है। ये ट्रायंगल चल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रायंगल है। कौन सा अब triangle आप है? देखें कि फिल्मों हमारी में जो देखा एनर्जी करते पॉलिसी के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है इसका, कि वो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर बात में तो वो पंगा लेके बैठ जाते हैं। पहले इन्होंने कोल पॉलिसी बनाई, अब आप देखते हैं कि हम रोज सुनते हैं कि एलएनजी और पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मसला है कि सबसे पहले हमने सुनते थे कि फर्नेस ऑयल के आईपीपीज लग जाएंगे, कमाल हो जाएगा रेंटल पीपल्स पावर। पार्टी बेनजीर के ज़माने में। बीबी के दौर में। उसके बाद जो है वो हुकूमत बदल गई, इन्होंने कहा 1994 पावर पॉलिसी। बिल्कुल, इन्होंने कहा जी बहुत महंगे हैं, खत्म कर दें जी। अब हम उसके नहीं, ऊपर आप बीच में फिर पीपल्स पार्टी में वो भी आ जाए। डॉक्टर आसिम साहब ने कहा कि एलपीजी आ जाएगी तो मुल्क का मामला। उसके पहले हम नेचुरल गैस पे चले गए, उसके बाद डॉक्टर आसिम साहब आ गए, उन्होंने कहा एलपीजी आ जाएगी तो मुल्क बदल जाएगा। अब एलएनजी का ख्वाब है। एलएनजी, अच्छा दरमियान में हम कोल पे आए, हमने कहा कोल जो है वो मुस्तकबिल है। थर कोल दुनिया के सबसे ज्यादा दूसरे बड़े जखायर हमारे हम पास। तो ये पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं कि कोयला इतना है पाकिस्तान में और क्या हो जाएगा, क्या हो डॉक्टर जाएगा। साहब नहीं, मुझे record- समझा रहे थे record कि ये देखिए। अगर कोयला पड़े रहने दें तो फरा डायमंड बन जाएगा, तो मैंने कहा हम पड़े रहने देते हैं, एनर्जी की जरूरत नहीं, डायमंड तो निकलेंगे आप फिर। बात हमने कोयले पे करनी है। जी हाँ जी। और डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर हैं। साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनकता हो गया, हमने कोशिश की थी डॉक्टर फरीद देखिए, मलिक वापस से। हीरे की तरफ चले जाते जी हैं। हाँ। थर कोल जो है वो रियली पूरा कोयला नहीं है। अगर इसको कुछ मिलियन ईयर्स दे दिए जाएं तो ये कोयला बन नहीं जाएगा। डॉक्टर, ये सबसे लिमनाइट। पहले तो हमें ये बताएं कि गैस, नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी, तेल कंफ्यूजन है, खत्म करें। या फिर हाइडल, हमने आखिर अपनी जो पावर पॉलिसी, देखें मेरा और फरा का और हम सब लोग जो बैठे हुए हैं या जो सुन रहे हैं, हम तो चाहते हैं सस्ती बिजली, 24 आवर्स बिजली आए, गैस आए, कैसे आए ये अब हमें आप समझाएं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, मामला अगेन वो सियासी नीयत का है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं दुनिया में, जैसे एलएनजी वाकई में एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, एक चीप सोर्स है। लेकिन अगर उसके बाद आप उसके ऊपर कमिश्नें और पता नहीं क्या क्या चीजें जमा करना शुरू कर दें, फिर जब तक वो पहुंचता है तो वो इतना महंगा हो जाता है कि आपको और मेरे लिए फिर वो बिजली अफोर्ड करना महंगी हो जाती है। अब देखें, अगर कोल का पावर प्लांट पाकिस्तान में लग रहा है और हम उसको 9.65 सेंट 9.65 सेंट यानी कि 10 रुपए समझ लें, उसको अपफ्रंट टैरिफ दे रहे हैं, और वैसा ही कोयले का प्लांट एक बांग्लादेश में लग रहा है जो उससे आधा टैरिफ दे रहा है, तो फिर सारिफ क्या करेगा? सारिफ तो बीच में फंस ठीक है, जाए। डॉक्टर फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरीद मलिक, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं, मैंने डॉक्टर फारूक साहब से भी यही पूछा है कि आखिर हमें तो चाहिए बिजली और हमें चाहिए सस्ती गैस। आप हमें बताएं, कोयले से मिलेगी, पानी से मिलेगी, या एलएनजी और एलपीजी से मिलेगी? आखिर हम करें क्या? देखिए जी, हम दुनिया के दूसरे नंबर पे कोल डिपॉजिट, 16% दुनिया का कोला पाकिस्तान में है। तकरीबन 200 बिलियन टन कोला यहाँ मौजूद है। इससे हम गैस भी बना सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं,
केमिकल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो हम बड़े ही सालों से सुन रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि गेम प्लान नहीं है। देखिए लिंकेजेस नहीं है, इसके लिए पूरा एक गेम प्लान होना चाहिए कि माइनिंग किस तरह होगी, कोयला किस तरह निकाला जाएगा, क्योंकि जो कोयला का यूजेज है ये उसके मुताबिक प्लांट डिजाइन होते हैं। हमने 1 टन कोयला नहीं निकाला संदक से, वहां 175 बिलियन टन कोयला है। लाकड़ा में हमने जहां कोयला निकाला वहां जो प्लांट लगाया वो से कंपैटिबल नहीं है कोयले से, तो कोई गेम प्लान ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि दुनिया भर में जर्मनी हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, वो कह रहे हैं कि हमने कोयले से हट जाना है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना है, और हम अब कोयला शुरू करने वाले हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है, यस मैं भी इसको सपोर्ट करता हूं। 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके मुताबिक कोयले का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें कोयले की गैसिफिकेशन भी है, कोयले की पल्वराइजेशन भी है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जिससे पोल्यूशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमारा उसका भी गेम प्लान कोई नहीं है। हम सब ऑक्सीजन टेक्नोलॉजीज ला के और वही जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा, यहाँ पर तो अब यूं लग रहा है कि हुकूमत का जब आए थे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई थी उस वक्त तो कोल पे बहुत एम्फेसिस लग रहा था, बट अब तो यूं लग रहा है कि कोल से हटके हम दोबारा एलएनजी पे चले गए हैं। जी उस वक्त तो एम्फेसिस था, मगर क्योंकि उनका गेम प्लान कोई नहीं था, उनकी अप्रोच ठीक नहीं थी, कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई माइनिंग का प्लान नहीं था, कोयला निकालने का प्लान नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब समर मुबारक मान साहब को हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुके हैं, एंग्रो इतने अरसे से लगा हुआ है थर में, सिंध गवर्नमेंट का इतना बड़ा वहां पे जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो क्या गेम प्लान नहीं है? देखें जो समर साहब का है वो तो इनएडिक्वेट है, वो थर में हो ही नहीं सकता, और ना वो कमर्शियली वायबल है। दुनिया में कहीं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कमर्शियली वायबल नहीं है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, और थर के वैसे वायबल नहीं है। तो समर साहब ने तो टोटल टाइम जाया किया। वो तो बहुत पॉजिटिव है, हर वक्त तारीफों के बयान हम सुनते रहते हैं उसके मुतालिक। वो जी बिल्कुल गलत है। वो ना उनका ऑडिट हुआ, जो ऑडिट हुआ वो नेगेटिव था, वो जो क्लेम करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कमर्शियल कहीं हो नहीं रही, तो वो बिल्कुल ही वो अच्छा एक तरफ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये जो सी पैक में यानी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जो बात हो रही है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कोल प्लांट्स को कह रहे हैं कि वो जाएगा, तो इसका क्या मामला है? अभी तक कोई पैसे आए नहीं है हमें नजर आते हैं, इसका क्या फ्यूचर है? देखिए जी पॉइंट ये है, सबसे पहले फोकस शुड बी ऑन कोल माइनिंग। हमारे पाकिस्तान में कोई कमर्शियल माइनिंग नहीं होती किसी चीज की, ना कोयले की होती है, ना तांबे की है, ना लोहे की है। तो जब तक कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी, जब तक कोयला नहीं निकलेगा, द गेम विल नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो फोकस शुड बी ऑन माइनिंग। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक जितने सीपैक के अंदर प्लांट्स हैं जो विजुअलाइज किए जा रहे हैं वो तो सारे इंपोर्टेड कोल के बेस के ऊपर नहीं। हाँ तो ये दिस इज अनदर रॉन्ग स्ट्रेटेजी। पॉइंट ये अगर आप इंपोर्टेड कोल पे प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट स्पेसिफिक होता है टू द कोल, उसको फिर कन्वर्ट करने में आपको एक और प्रोसेस लगाना चेंज करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं पहले हम कोल माइनिंग डेवलप करेंगे, वहां से कोयला निकालेंगे, बिलियन $1 उसके लिए चाहिए होंगे, उसके बाद फिर एक प्लांट टेलर मेड बनाया जाएगा उसके लिए। कोयले का इस तरह ही होता है जी, मगर आपने यू हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। कोयला जब तक आपको थर में यू शुड फर्स्ट हैव गॉन विद अ टेस्ट माइन। मेरा ख्याल है हम डॉक्टर साहब के मशवरे पे अमल कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी जो है हीरा बनाने 1 मिलियन साल। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इंप्रूव टेक्नोलॉजी, जो आजकल उसको क्लीन कोल कहा जा रहा है, पता नहीं कोल क्लीन कोल हो भी सकता है या नहीं, मेरा यकीन नहीं है। वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया। मुख्तसरन इसको हम क्या देखिए डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हम क्लीन कोल हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, जो लो टेक्नोलॉजी कोल प्लांट है उसको तो हमने 10 सेंट दिया, अब अगर आप हाई टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो वो तो बन जाएगा 20 सेंट। तो डॉक्टर साहब ने एक अहम प्रोवाइजो ये लगाया है ना कि आप लोकल कोल इस्तेमाल करें, और लोकल कोल के लिए वो कह रहे हैं कि पहले आप माइनिंग इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है। आप सुन लीजिए, एक 500 मेगावाट का प्लांट, एक हम 20 लगाना चाहते हैं, एक 500 मेगावाट प्लांट चलाने के लिए 33 लाख किलोग्राम कोयला रोज का चाहिए। ठीक है, हमें 1 लाख टन कोयला चाहिए, जबकि हम 8,000 टन बना रहे हैं। तो कोयला तो नहीं है, सही 1 लाख की जगह 8,000 वो कह रहे हैं तो पहले आप यानी माइनिंग करके अपना निकालें। जैसे प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने कहा था कि आवाम को सस्ती बिजली और गैस चाहिए, तो जल्दी हमें नजर नहीं आ रहा कि इसका कोई हल जो है वो ढूंढ पाएगी। ये हुकूमत भी सिर्फ वादे ही थे, अब ये वादे कब वफा होंगे ये हमें आपको नहीं पता। इसके साथ ही वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।